डेमोक्रेसी के जो फर्स्ट पिलर है, ये एक मतलब पॉलिटिकल बिजनेस बन गया है। अब वो पैसे दे के लोग जो सिस्टम में जा रहे हैं, वो कौन लोग जा रहे हैं? वो वही जा रहे हैं जो पहले से बाहुबली है, जो पूंजीपति है। इसलिए जो डेमोक्रेसी के जो चारों पिलर है, वो कैप्चर हो चुके हैं पैसे वालों के द्वारा, बाहुबलियों के द्वारा, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो संसद हो। जब टिकट बंटने की बात आएगी, राजा बनने की जब बात आएगी, लीडरशिप की जब बात आएगी, तो वही लोग होंगे जो अभी इस पार्टी में होते हैं, कभी उस पार्टी में होते हैं। कभी देश आजाद होने से पहले वही राज कर रहे थे, बाद में भी वही राज कर रहे हैं। इस देश में मतलब राज कौन करेगा, ये डिसाइडेड है कि बहुजनों की ऐसी कोई पार्टियां नहीं बनने देंगे जो बड़े लेवल पर राज कर सके। उनको अगर उठ भी गई तो एक क्षेत्र तक उनको सीमित कर देंगे। तो ये सब कहने की बात है कि हम पार्टिसिपेशन देंगे, हम ये देंगे। आप टिकटों में दो पार्टिसिपेशन। अगर आप महिला बिल की बात कर रहे हो, आपने इतने साल से लागू नहीं किया। जैसे ही कन्हैया कुमार की सीट घोषित हुई, मेरी सीट घोषित हुई, किसी भी नेशनल मीडिया ने उसको कवर नहीं किया कि भाई एक आजाद समाज पार्टी से भी कोई प्रत्याशी है। लेकिन जैसे कन्हैया जी की सीट क्लियर हुई, क्या चल रहा है सभी चैनल्स पे? कन्हैया वर्सेस तिवारी। इसका मतलब जो इलेक्शन कमीशन बोलता है कि भाई ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, तो वो कहाँ है इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड? सिर्फ दो लोगों को दिखा जा रहा है। इसका मतलब मीडिया सेट करना चाहता है लोगों के दिमाग में कि इस देश में दो ही पार्टी हैं, एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है। लोकसभा का चुनाव लगभग शुरू हो चुका है। कल पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। लेकिन सोचिए, बहुजन नेताओं की, बहुजन उम्मीदवारों की, बहुजन प्रत्याशियों की कहीं कोई चर्चा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप लगातार टीवी चैनल्स पे भी देखेंगे तो कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस। लेकिन राजनीतिक भागीदारी बहुजनों की क्या स्थिति को दर्शाता है, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सोचिए, बहुजनों की दशा दुर्दशा में तब्दील होती जा रही है। देश के प्रधानमंत्री 400 पार का डंका बजा रहे हैं, विपक्षी नेता लगातार राजनीतिक रोटियां सेकने की काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है बहुजनों की हकमारी की, बहुजनों की भागीदारी की, चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। मेरे साथ हैं खास मेहमान बबीता यादव। सोचिए, चुनावी मैदान में शायद आप लोग भी पहली बार नाम सुन रहे होंगे, क्योंकि इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। इसकी वजह भी बताएंगे और इसका इलाज भी बताएंगे। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। पहला तो आप बताइए कि आप चुनावी मैदान में हैं, आजाद समाज पार्टी ने आपको मैदान में उतारा है, किस तरीके का माहौल है और चुनाव लड़ने की असली वजह क्या है? चुनाव लड़ने की जो असली वजह है, ये वह मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर आई थी 2012 में। तब से मैं वहीं पर ही रह रही हूँ जी। और 2020 में जब कोविड आया तो एग्ज़ाम्स में नहीं बैठने दे रहे थे स्टूडेंट्स को। इवन जो मेंस का एग्ज़ाम लिखा है, उसको भी एक एग्ज़ाम लिखने के बाद सेकंड एग्ज़ाम में अगर थोड़ा सा भी किसी को थोड़ी सिम्टम्स हैं, इवन मतलब टेम्परेचर हल्का सा पर जो नॉर्मल जुकाम में या उसमें हो जाता है, तो उनको एग्ज़ाम्स में नहीं बैठने दे रहे थे। तो 2020 और 21 में स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ एक ऐसा खिलवाड़ किया गया, जो इतने साल से यूपीएससी की रह के यहाँ तैयारी करते हैं, इतनी महंगी कोचिंग्स, फिर इतना महंगा रेंट, फिर एक गोल्डन एज, और उसमें 2 साल खराब करना गवर्नमेंट के द्वारा। तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं, इवन जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जो पुलिस में काम कर रहे थे, जो एसेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे थे, जैसे डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो सब भी इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो उसी आंदोलन को फिर मैंने लीड किया और मुखर्जी नगर में वो आंदोलन 2 महीने तक चला। सर ने भी उसको काफ़ी बार जंतर मंतर पे कवर किया था। और तो उसी वजह से जब हम 350 प्लस एमपी से मिले, तब जाके लगा कि, और उसी दौरान बहुत सारे पेपर आउट हुए, अग्निपथ जैसी योजना आई, तो उन सब को भी हमने, जो स्टूडेंट के इशू थे, हमने उनको शामिल कर लिया था। क्योंकि एयरफोर्स की ज्वाइनिंग जो है, उसके लेटर्स आ चुके थे, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दे रहे थे, उसको कैंसिल कर रहे थे। तो हमने इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आंदोलन किया। और तब हम जब एमपी से मिले तो हमें लगा कि गुड गवर्नेंस या नौकरियों के मुद्दे या पेपर आउट, उनके लिए कोई बड़े मुद्दे ही नहीं है। जो ये पॉलिटिक्स है, ये जो डेमोक्रेसी के जो फर्स्ट पिलर है, ये एक मतलब पॉलिटिकल बिजनेस बन गया है। उनको कोई मतलब नहीं है कि कितनी वैकेंसियां भरी जाएंगी, कितनी नहीं भरी जाएंगी। आप देखो कि 50% पद हर डिपार्टमेंट में खाली पड़े हुए हैं, हर एग्जाम का पेपर आउट हो रहा है। लेकिन इलेक्शन में आप देखो कि इलेक्शन में हर चीज़ टाइम पे हो जाती है। जो भी पेपर है वो समय पर नहीं आते हैं। 3-4 साल वेट करने के बाद पता चलेगा कि आज एग्ज़ाम है, 4-3 साल बाद फिर एग्ज़ाम देते आउट हो जाएगा, फिर हाई कोर्ट में चला जाएगा। तो ऐसे एक जो यूथ है ना, उसका जो एक एनर्जी है जो इस देश के काम आनी चाहिए, उसको इस एग्ज़ाम के प्रोसेस में उलझा के रखा गया है। और इसी को फिर मैंने सोचा कि अगर हम कुछ चेंज कर सकते हैं, इवन जैसे जब आईएएस बनने का सपना देखा था, तो तभी यही था कि मैं 3-4 साल जॉब करूंगा और फिर मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा। क्योंकि अगर कुछ बड़ा चेंज लाना है, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है, हम अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो उसी से ये शुरुआत हुई और आज मैं उसी के आंदोलन के थ्रू, और जो मैंने मुद्दे उठाए, रेसलर आंदोलन में भी हम लोग थे, किसानों के आंदोलन में भी हम लोग थे,
तो इसी तरह से मैं एक सोशल मूवमेंट में 2020 से हर तरीके से मैं इन्वॉल्व रहूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब LLB का पेपर आउट हुआ, उसमें आप देखेंगे कि जो SC ST की जो लिस्ट थी, उसमें जो जनरल के जो सरनेम है अग्रवाल, श्रीवास्तव, इस वाले भी सिलेक्ट हो रखे थे। उसके लिए भी हमने वो लड़ाई लड़ी और मैंने आवाज़ उठाई। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो LLB का पेपर है वो तो एक स्कैम बन चुका है। लोग पहले से ही जिसको इलेक्शन लड़ना होता है वो 200-300 तो अपने खुद के एडमिशन करवाते हैं पेपर आउट करवाने के बाद। तो इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं हो रही है और यूनिवर्सिटियाँ जो है वो कैप्चर कर ली गई है। इवन जब पेपर आउट जब होते हैं तो उसको कौन खरीदता है? जिस मान लो सोशल मीडिया में आ जाती है, जब तो पता लग जाता है कि हो गया, नहीं तो एजेंसियां तो ध्यान भी नहीं देती। अब वो पैसे दे के लोग जो सिस्टम में जा रहे हैं वो कौन लोग जा रहे हैं? वो वही जा रहे हैं जो पहले से बाहुबली हैं, जो पूंजीपति हैं। और इस देश में पैसा किसके पास है? कुछ लोगों के पास ही है। तो वो जाके सिस्टम में वो इतने सेंसिटिव नहीं है कि वो एक आम जनता, गरीब जनता, महिलाओं के प्रति कि वो उनके लिए काम करेंगे। पहले वो पैसा कमाने पर ध्यान देंगे। इसलिए जो डेमोक्रेसी के जो चारों पिलर हैं वो कैप्चर हो चुके हैं पैसे वालों के द्वारा, बाहुबलियों के द्वारा। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो जुडिशरी हो और चाहे वो मीडिया हो। जी, आजाद समाज पार्टी से आप लोकसभा प्रत्याशी का चेहरा के रूप में मैदान में उतरी हैं। आजाद समाज पार्टी ही क्यों? और पार्टियां हैं, मजबूत पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, तमाम पार्टियां हैं। आपने ऐसी पार्टी का ही समर्थन क्यों किया या ऐसी पार्टी का ही चुनाव क्यों किया जिस पार्टी का भी खुद ही खाता खुलना बाकी है? सबसे पहले मैं प्रभावित हुई कांग्रेस पार्टी से कि जब बाहर से हम देखते हैं तो वही फ्रीडम फाइटर्स की पार्टी है, जिन्होंने देश आज़ाद करवाया, उन लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई। लेकिन मैंने इस पार्टी में, मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर थी, AIC 24 अपर रोड में बैठ रही थी, जो कामगार कर्मचारी कांग्रेस है उसमें उदित राज जी चेयरमैन है जिसके। लेकिन जब और राहुल जी की कुछ चीज़ें थी, जैसे कि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और उस चीज़ों में वो उठा रहे थे कि देश की जो 4% जो लोग हैं देश के, वो 90% जो पॉलिसी जो संपत्ति है उस पर उनका अधिकार है। और OBC जो है उनके कोई सेक्रेटरी नहीं है, महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, यूथ का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। हम देंगे प्रतिनिधित्व, उन्होंने कहा हम करेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो मान लो 70 साल बाद भी अगर ये बात इनको याद आई है, हालांकि 70 साल तक इन्हीं का राज था, इनको करना चाहिए था, लेकिन अगर इन्हीं को अब भी ये बात याद आई, इतनी मेहनत कर रहे, तो हो सकता है कि कुछ बड़ा चेंज आएगा देश में। लेकिन जब टिकट का बंटवारा होना स्टार्ट हुआ तो मैं भी उसकी दौड़ में थी। और जब उस टाइम जब मतलब नेताओं से मिले, अपनी बात रखी कि भाई मेरे को इलेक्शन लड़ना है और मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं महिला हूँ, मैं OBC हूँ, मैं यूथ की बात कर रहे हैं मैं उसमें भी शामिल हूँ, और एजुकेटेड यूथ की बात कर रहे हैं उसमें मैं शामिल हूँ। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ हूँ, पास आउट हूँ, सिविल सर्विस की मैंने तैयारी की, MSc हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो हर एक क्राइटेरिया, इवन जैसे मैं प्रभारी जी से मिली तो वो बोल रहे थे कि लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए कि भाई आप मतलब सिस्टम के सामने लड़ सको, ये सब। तो हमने जो आंदोलन किया मुखर्जी नगर में पिछले 10 साल से, CSAT के आंदोलन के बाद किसी आंदोलन को बैठने की जगह नहीं मिली, लेकिन हमने पुलिस से इतनी बार डिटेन हुए, लड़ाइयाँ करी, उसके बाद हम 2 महीने मुखर्जी नगर में बैठे और जिसको पूरे नेशनल मीडिया ने कवर भी किया था। तो वो जो चीज़ है कि भाई एक MP बनने के लिए, MLA बनने के लिए, लीडर बनने के लिए जो कहते हैं कि भाई ऐसा चाहिए कि आप सिस्टम के सामने अपनी बात रख सको, अन्याय के खिलाफ लड़ सको, वो सारी चीज़ क्राइटेरिया तो हम पूरे करते हैं। तो फिर कौन सा ऐसा क्राइटेरिया था कि जो कांग्रेस पार्टी के उसमें मतलब मैं सेट नहीं हो रही थी? तो उसमें लगा कि ये सब कहने की बातें हैं कि यूथ पार्टिसिपेशन, OBC पार्टिसिपेशन, महिलाओं का पार्टिसिपेशन, जब टिकट बंटने की बात आएगी, राजा बनने की जब बात आएगी, लीडरशिप की जब बात आएगी, तो वही लोग होंगे जो कभी इस पार्टी में होते हैं, कभी उस पार्टी में होते हैं, कभी देश आज़ाद होने से पहले वही राज कर रहे थे, बाद में भी वही राज कर रहे हैं। तो उसमें आपको नहीं रखा जाएगा। और जब भागीदारी फर्स्ट पिलर में बनेगी ही नहीं तो डिसेंट्रलाइजेशन मनी का कैसे होगा? तो ये सोचने वाली बात है। तो इसी से फिर मैंने आहत होकर मैंने सोचा कि मैं इंडिपेंडेंट ही लड़ना चाहती थी। फिर मेरे को किसी ने बताया कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, और उनको मैं जानती तो थी पहले से, लेकिन इतना पता नहीं था मेरे को कि भाई वो पार्टी मतलब पॉलिटिकली भी एक्टिव है। तो फिर मैंने उनके बारे में पता किया, तब लगा कि एक यूथ जो मतलब कुछ बदलना चाहता है इस देश में, वो मतलब सेम एक आइडियोलॉजी है, वो भी कुछ सामान्य परिवार से आके उन्होंने हर अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, वो हिम्मत दिखाई। तो वही जो है एक कुछ जज्बा हमारे अंदर भी करने का था। तो फिर मैंने यही पार्टी ज्वाइन करी, और इस पार्टी को ज्वाइन करने से अब लग रहा है कि हाँ मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ, और जो एनर्जी सच में जहाँ देश के काम आनी चाहिए अब वो सही दिशा में एक वर्क होगा। जी, चूंकि आप महिला हैं और बहुजन समाज से आती हैं, OBC के बजाय आप अपने आप को बहुजन समाज की इसलिए कहिए क्योंकि तमाम वो बहुजन समाज की महिलाएं संघर्ष करती हैं एक जाति के आधार पे और एक जेंडर के आधार पे। जब बहुजन समाज की महिलाओं को दोहरे स्तर पर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया, लेकिन वो तो बहुजनों की बात कर रहे हैं, हकमारी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन में भागीदारी होनी चाहिए बहुजनों की, वो कह रहे हैं सत्ता में हमें जिताइए, हम फिर से भागीदारी देंगे।
नहीं, मेरा वही कहने का अर्थ है कि जब 70 साल से आप लोग थे तब आपको ये बात याद नहीं आई। आपकी इन्हीं कमियों पे बीजेपी खेल रही है। फिर अब बीजेपी की वही कमियां जो है वो आप दिखा रहे हो। इसका मतलब दोनों ने वो कर रखा है कि आप आए, कभी आप होंगे कभी हम होंगे, कभी तीसरे को तो मौका मिलेगा ही नहीं। आप देखो बहुजनों की जितनी भी पार्टियां हैं वो कैसे मतलब कुछ क्षेत्र तक सीमित कर दी गई है। जो जनता पार्टी मूवमेंट से कुछ पार्टियां उठी वो बाहर क्यों नहीं उभर पाई। लेकिन जब भी कोई मतलब आप देख लो केजरीवाल जी की पार्टी कुछ दिन में एक बनने वाली पार्टी और 2-3 स्टेट में पहुंच गई है इतनी जल्दी, जिसने का कोई बड़ा संघर्ष नहीं है, बस कुछ मुद्दों की बात है। तो बात यह है कि इस देश में मतलब राज कौन करेगा ये डिसाइडेड है कि बहुजनों की ऐसी कोई पार्टियां नहीं बनने देंगे जो बड़े लेवल पर राज कर सके। उनको अगर उठ भी गई तो एक क्षेत्र तक उनको सीमित कर देंगे। तो ये सब कहने की बात है कि हम पार्टिसिपेशन देंगे, हम ये देंगे। पार्टिसिपेशन देना है तो आप उसमें दो, आप टिकटों में दो पार्टिसिपेशन। अगर आप महिला बिल की बात कर रहे हो, आपने इतने साल से लागू नहीं किया, अभी बीजेपी ने लागू किया तो वो भी उसमें बहाना बना दिया कि 2029 में लागू। शायद संविधान लागू होने के बाद में भी ये पहला ऐसा बिल हो जिसको इतने साल के लिए टाला गया है। मतलब महिलाओं को मूर्ख समझ रखा है कि इनको टालते रहो, इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं, चूल्हे चौकी तक इनको सीमित रखो। और अगर कांग्रेस पार्टी इतनी सेंसिटिव है महिलाओं के प्रति तो उसको अपनी जो सीटें है उसमें वो कर देते, अपने पार्टी लेवल पे कर देते। वो 50% सीट हम टिकट महिलाओं को दे रहे हैं, तब तो हम जानते कि वो इतने महिलाओं की जो भागीदारी है, युवा भागीदारी है, जो न्याय की बात करें, युवा न्याय, किसान न्याय, महिला न्याय, उसमें वो मतलब उसका सच में ही उनका इंटेंशन ये है। जी, आप मैदान में युवाओं से भी मिल रही हैं, आप महिलाओं से भी मिल रही हैं। ये तस्वीरें आप लगातार साइड विंडो में देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज की महिलाओं का कितना संघर्ष रहता है। लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोगों को रेस्पॉन्स जो है वो बहुत अच्छा है इस क्षेत्र में, क्योंकि सबसे पहला तो उनको बीजेपी और कांग्रेस से छुटकारा मिल रहा है। क्योंकि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनसे वो वैसे ही दुखी है कि 10 साल में वो कभी आए नहीं। और रही बात कांग्रेस की, तो 10 साल में भाई अगर सत्ता पक्ष नहीं आता है तो विपक्ष की भी तो एक जिम्मेवारी होती है। जब करावल नगर में घड़ी में डूम इधर बाढ़ आई तो मैं खुद अकेली एक कैंडिडेट थी जिसने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लोगों को रिहेबिलिटेट करवाया, उन तक खाना पहुंचाया। रात को 12-12, 1-1 बजे नाव में बैठ के हम बच्चों को वहां से निकाल के लेके आए अंदर से, लेकिन कोई कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहा था। अब आप देखो कि इन दोनों की लड़ाई में, केजरीवाल और बीजेपी की जो लड़ाई है, इसमें बहुत सारे लोगों की पेंशन जो है वो नहीं आ रही है। पीने का पानी जो दिल्ली में नहीं है, हर कोई जो है बोतल वाटर पी रहा है। ऐसे बहुत सारे तमाम मुद्दे, गंदगी का मुद्दा है, लेकिन कोई भी पार्टी जो है सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय, वो आरोप प्रत्यारोप भी सिर्फ अब इलेक्शन के दौरान होंगे। ये मुद्दे तो इनकी मतलब उसमें पॉलिसी में कभी रहते नहीं। अब इलेक्शन होंगे तब कहेंगे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो हम ग्राउंड पे गए तो काफ़ी अच्छी वो है, और लोगों को लग रहा है कि एक नई जो आइडियोलॉजी है वो आ रही है, नया चेहरा आ रहा है। तो हम उस पर विश्वास करके देखें। और मैंने भी लोगों से यही कहा कि आपने कांग्रेस को भी देख लिया इतने साल तक, आपने बीजेपी को भी देख लिया, एक बार आप नए चेहरे को भी आप देख के देखिए। हम लोग बहुत काम करेंगे, क्योंकि आप भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को देख सकते हो कि हर जगह पर वो पूरी मतलब अपनी जो एक इंसान सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है, हर उस लड़ाई में वो ऐसे लड़े हैं। चाहे वो एनआरसी का आंदोलन हो किसान मुस्लिम्स के लिए, उसमें वो कितनी बार डिटेन हुए, खूब उनको जेलें हुई। उन्होंने कल बताया कि उनके नाखून तक खींच लिए गए थे। किस तरह से मतलब एक संघर्ष उन्होंने दिखाया कि भाई अन्याय के विरुद्ध उनको लड़ना है। जी। कैसे चुनाव की रणनीति है आपकी, क्या प्लान है, क्या मैनिफेस्टो रखा आपने? क्योंकि एक तरफ तो जनता ईवीएम जैसे मुद्दे पर भी माहौल गरमाया हुआ है कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से सरकार बहुमत में आती है। वैसे क्या तैयारी है आपके पास? ना टीवी है ना अखबार है। आप देखेंगे टीवी चैनल्स भी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस, किसी थर्ड को तो आने ही नहीं देते। मैंने कहा ना कि जो लोकतंत्र के चारों पिलर हैं वो कैप्चर हो गए हैं। और ये चारों पिलर जब भी मतलब ये उन्हीं कुछ लोगों के लिए काम करते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में बैठे हों उनके लोग, चाहे वो अदर पार्टी में बैठे हों। जैसे ही कन्हैया कुमार की सीट घोषित हुई, मेरी सीट घोषित हुई, किसी भी नेशनल मीडिया ने उसको कवर नहीं किया कि भाई एक आज़ाद समाज पार्टी से भी कोई प्रत्याशी है। लेकिन जैसे कन्हैया जी की सीट क्लियर हुई, क्या चल रहा है सभी चैनल्स पे, कन्हैया वर्सेस तिवारी। इसका मतलब जो इलेक्शन कमीशन बोलता है कि भाई ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, तो वो कहाँ है इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड? जब हर एक उस पर और भी जो पार्टी कैंडिडेट हैं उनको नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ 2 लोगों को दिखाया जा रहा है। इसका मतलब मीडिया सेट करना चाहता है लोगों के दिमाग में कि इस देश में 2 ही पार्टी हैं, एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है।
लेकिन बात यह है कि अभी बहुजनों के सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छी टीम है, तो वो टीम हमें सपोर्ट करेगी और वो जनता तक दिखाएगी और जनता को बताएगी कि जब तक आपके लीडर नहीं होंगे, जब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, ये गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरियों के हमेशा तमाम मुद्दे बने रहेंगे। जो देश आज़ाद हुआ तब से बड़े हैं, गरीब गरीब है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसलिए इस बार आपको अपने बच्चों को संसद में भेजकर अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करनी पड़ेगी। चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। आप छात्र रही हैं, संघर्ष भी आप कर रही हैं, अब चुनाव भी लड़ने के लिए मैदान में उतर गई हैं, तो कैसे बिना पैसे के, बिना धन के कैसे चुनाव लड़ा जाएगा? ये सही बात है कि जो चुनाव है वो एक लोकतंत्र में तो होना तो ऐसा चाहिए कि भाई लोकतंत्र मतलब लोगों का, लेकिन ये बिजनेस बन गया है। मैंने पहले कहा इतने करोड़ रुपए खर्च करने वाले लोग आएंगे और मेरे पास जब मैं बोलती हूँ कुछ लोगों को हेल्प करने के लिए तो बोलते कि अरे इतना पैसा खर्च होगा इलेक्शन में, ये आप लोगों के बस की बात नहीं है और ऐसे। तो मैंने कहा कि देखो ये समाज की लड़ाई है और मैं अगर संसद में जाती हूँ तो मैं समाज के लिए काम करती हूँ, अपने देश के लिए काम करूँगी। तो इलेक्शन कमीशन को भी एक ऐसा फंड कोई बनाना चाहिए ताकि वो जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़े कोई क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया वो बना दे कि वो किस किस को किस बेस पर फंड देंगे, या तो उनको देना चाहिए। लेकिन अभी वो तो है नहीं, कोई रूल तो है नहीं अभी। तो हम क्या करेंगे, हम अपने समाज के सहयोग से इलेक्शन लड़ेंगे और मेरी समाज से यही अपील है कि ये समाज की लड़ाई है, आपके बच्चों की लड़ाई है, आपके बच्चों के भविष्य और इस देश के भविष्य की लड़ाई है। तो आप लोग मुझे सहयोग करें इस इलेक्शन में और आपके सहयोग से ही मैं इलेक्शन लड़ूंगी। और नो डाउट मतलब जो भी दो कैंडिडेट हैं उनसे मैं सबसे जनता से आप रिपोर्ट ले सकते हैं, अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन एजुकेशन में भी और ग्राउंड पे काम करने में भी आप मुखर्जी नगर की जनता, करावल नगर की, गढ़ू मेढ़ू की, सबको पूछ सकते हो कि बबीता यादव कौन है और उन्होंने जब बाढ़ आई तो आपके लिए क्या काम किया। आप स्टूडेंट से पूछ सकते हो कि उन्होंने कब आपके लिए क्या काम किया। तो मेरे से ज़्यादा इस एरिया में शायद ही कोई एक्टिव होगा। जी, आपका कोई कांटेक्ट नंबर या कोई जो जनता आपसे जुड़ पाए? मेरे नंबर हैं 7838787631। इस नंबर पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझे सहयोग भी कर सकते हैं। जो भी आप मेरा सहयोग करना चाहें इस नंबर पे कर सकते हैं। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैम। तो ये थी बबीता यादव। सोचिए बहुजन समाज के लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है, जेंडर के आधार पे भी, जाति के आधार पे भी। आप देखिए किस तरीके से खुद को साबित कर कर खुद को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। सड़क की आवाज़ को संसद तक पहुंचाने का काम समाज का है। अब समाज को तय करना है कि बहुजन समाज की बेटी बबीता यादव को संसद के अंदर होना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ऐसे अगर एजुकेटेड लोग संसद के अंदर होंगे तो बहुजन समाज की स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। अभी इस देश की आधी आबादी का हिस्सा लेना बाकी है। जिस दिन महिलाएं अपने श्रम का हिसाब मांगेंगी, सब सारी तानाशाही सत्ता धरातल पे एक्सपोज हो जाएंगी। हमारी बातचीत पे आप लोग प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और एक वोट के साथ एक नोट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि धन बल बाहुबल नहीं चलने वाला, इस बार बहुजन चलेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।